सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। चैप्टर हमारा अंतिम पड़ाव में आ चुका है और इस टॉपिक, इस हेडिंग को आप भली भांति जाने पहचाने होंगे, क्योंकि पहला चैप्टर जिसका नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, जब हमने उसको पढ़ा था, कंप्लीट किया था, तो उसके लास्ट में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा हुआ था, हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वॉज डेवलप इन यूरोपियन पीपल्स, यानी कि यूरोपियन लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप हुई थी। तो सेम तमाम मास स्ट्रगल के बारे में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया। अब ये देखेंगे कि इस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग भारत के लोगों के बीच में कैसे डेवलप होती है, किन किन सोर्सेज के माध्यम से, किन किन प्रोसेस के थ्रू हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों में एकजुटता की भावना, फीलिंग ऑफ वननेस पैदा होती है, डेवलप होती है। यानी इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है कुछ इसी तरीके से आपका स्टार्ट होगा। जैसे दो प्रमुख क्वेश्चन रहेंगे, जिस क्वेश्चन का उत्तर हम इसमें इस टॉपिक में देने वाले हैं कि हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि जो नेशन ये राष्ट्र की जो भावना है, जो राष्ट्र है, वो कैसे लोगों के बीच, लोगों के दिमाग में, लोगों के माइंड्स में, माइंड्स ऑफ पीपल में अपनी रियलिटी को मेंटेन करता है, वास्तविक रूप लेता है। यानी राष्ट्र कैसे वास्तविक रूप में आता है लोगों के दिमाग में। एंड हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स, लैंग्वेज, ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग, डिफरेंट रीजन्स के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग के बीच में कैसे डेवलप होती है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस चीज का उत्तर हम लोग इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे हेडिंग में देने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, तो अगर किसी देश में, किसी कम्युनिटीज में, या कोई भी एक ऐसा ग्रुप है, उसमें फीलिंग ऑफ वननेस आती है। क्या आती है? फीलिंग ऑफ वननेस आती है। एकजुटता का, एकात्मकता का प्रतीक अगर उनके बीच में डेवलप होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप हो रही है। जैसे कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इज द फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कैसी फीलिंग है? फीलिंग ऑफ वननेस एंड यूनिटी अमॉन्ग पीपल ऑफ अ नेशन, यानी एक नेशन के लोगों के बीच में फीलिंग ऑफ वननेस का डेवलप होना और यूनिटी का डेवलप होना ही क्या कहलाता है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये चीजें आपको समझनी होगी। यानी फीलिंग ऑफ वननेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन आर कॉल्ड, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं कि इस देश के बीच में, इस देश के नागरिकों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज क्या हो रही है? डेवलप हो गई है या हो रही है। विच इज बिल्ट थ्रू बोथ शेयर्ड स्ट्रगल एंड कल्चरल प्रोसेस। और इसका भी उत्तर दे दिया है कि ये कैसे बिल्ड होता है। कैसे बिल्ड होता है? तो बिल्ड होता है शेयर्ड स्ट्रगल, यानी साथ मिलके किया गया संघर्ष, और साथ ही साथ कल्चरल प्रोसेस के थ्रू ये फीलिंग ऑफ वननेस, और फीलिंग ऑफ क्या बोलते हैं, यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन, ये डेवलप होता है कहीं ना कहीं। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि फीलिंग ऑफ वननेस और साथ ही साथ यूनिटी अमंग द पीपल, यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन, ये डेवलप होना, ये बिल्ड होना ही क्या कहलाता है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और ये होता है दो प्रोसेस के थ्रू, एक शेयर्ड स्ट्रगल और दूसरा जो है कल्चरल प्रोसेस के थ्रू। यानी कि इस टॉपिक का थीम हमने पकड़ लिया, शेयर्ड स्ट्रगल के थ्रू फीलिंग ऑफ वननेस डेवलप हुआ भारत में, साथ ही साथ जो कल्चरल प्रोसेस थे उसके थ्रू फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होती है इंडियन पीपल्स के बीच में। ये कैसे होता है? मजबूत प्रश्न है जिसका उत्तर हमको मिल चुका है। इंडिया की बात करें तो इट इमर्ज इन इंडिया थ्रू मास पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट लाइक द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कि जो भारत में मास जो स्ट्रगल हो रहे थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, साथ ही साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो दो बड़े मूवमेंट हुए, रिजल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से जो मास स्ट्रगल हुए, उस मास स्ट्रगल में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा बनने की वजह से जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनके बीच में फीलिंग ऑफ वननेस, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होती है। पहला पॉइंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा पॉइंट, थ्रू कल्चरल एलिमेंट्स सच एज फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स लाइक भारत माता, इसके थ्रू भी, यानी इस कल्चरल प्रोसेस के थ्रू भी फीलिंग ऑफ वननेस यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होती है? डेवलप होती है। यानी इस पूरे हेडिंग की जो थीम है, इसी वन स्लाइड में हम लोगों ने क्या कर लिया? समझ लिया। अब इसी को हम लोग एलैबोरेट करेंगे। दो प्रश्न, उनके दोनों के उत्तर, यही खोजना इस पूरे चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें करना है, यही काम हमको समझना है।
कि कैसे जो नेशन है रियलिटी होता है, बिकम और रियलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में कैसे वास्तविकता लेता है, और कैसे लोगों के बीच में हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग, रीजन्स के लोग, वो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में डेवलप होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहां से, जहां पे कहानी हमारी शुरू होती है कि नेशनलिज्म इज फ्रीड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेम नेशन। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, जैसे आईएसएम लग गया, आईएसएम लग गया, तो इसका मतलब ये है विचारधारा, आइडियोलॉजी। जब राष्ट्रवाद बोला जा रहा है तो यानी राष्ट्र की चीजों को ही सर्वोपरि रखा जाएगा, राष्ट्र की चीजों को सबसे ऊपर रखा जाएगा, राष्ट्र को ही हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो नेशनलिज्म तभी स्प्रेड होता है जब लोग बिगिन कर क्या बिलीव करना शुरू कर देते हैं कैसा कि दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेम नेशन, कि सभी लोग एक ही देश के, एक ही राष्ट्र के, एक ही टेरिटरीज के क्या हैं, हिस्सा हैं। तो उस कंडीशन में राष्ट्रवाद स्प्रेड होता है, राष्ट्रवाद पैदा होता है, फैलता है, फलता है, फूलता है। एंड व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, और वो कुछ डिस्कवर खोज करना शुरू करते हैं ऐसी यूनिटी को जो कि बाइंड करते हैं उन सभी लोगों को, उन सभी नागरिकों को एक साथ एक देश में रहने के लिए, एक जैसी भावनाओं को डेवलप करने में। तो ये आखिर कैसे डेवलप होगा, ये दोनों प्रश्न, और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम लोग आगे लेने वाले हैं। The sense of collective belonging come partially through the experience of united struggle। आंशिक रूप से ये कैसे आता है, जो यूनाइटेड स्ट्रगल हो रहा था उसके थ्रू, जैसे सीडीएम हो गया, एनसीएम हो गया, उसके थ्रू। एंड बट देयर वर आल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, लेकिन जो अलग अलग प्रकार के जो कल्चरल प्रोसेस हुए भारत में, कल्चरल प्रोसेस समझिएगा ध्यान से, थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, उस कल्चरल प्रोसेस ने भी कैप्चर्ड किया लोगों की इमेजिनेशन को, कि वो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या हो, डेवलप हो। देखिए अलग अलग मास स्ट्रगल हुए, बड़े बड़े स्ट्रगल हुए, एनसीएम हुए, सीडीएम हुए, तमाम इन सबकी वजह से क्या होता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्शियली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जो यूनाइटेड स्ट्रगल हो रहे थे इनके थ्रू कुछ ना कुछ राष्ट्रवाद, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होती है, लेकिन थ्रू द कल्चरल प्रोसेस, यानी विभिन्न प्रकार के जो कल्चरल प्रोसेस चल रहे थे उसके थ्रू भी, या उस कल्चरल प्रोसेस ने भी कैप्चर्ड किया किसके, इमेजिनेशन ऑफ पीपल, लोगों की कल्पना शक्ति को, जिससे कि लोग एकजुट हो पाए और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, पैदा होती है, फीलिंग ऑफ वननेस पैदा होती है। आई होप आप टॉपिक को समझ पा रहे होंगे, जो लिंकिंग चल रही है उसको आप जो है भाप पा रहे होंगे। बिल्कुल क्या बोलते हैं, दो पोल पे हमारी ये पूरा टॉपिक चल रहा है। एक आपका मास स्ट्रगल, यूनाइटेड मास स्ट्रगल की वजह से फीलिंग ऑफ वननेस डेवलप होती है, और दूसरा क्या था, कल्चरल प्रोसेस के थ्रू भी डेवलप होती है फीलिंग ऑफ वननेस। अब यही दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है पूरे टॉपिक में। जैसे कल्चरल प्रोसेस की बात करें तो कल्चरल प्रोसेस क्या क्या थे, हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोकलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल ऑल प्लेड अ पार्ट्स इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सभी लोगों ने भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म बनाने में। क्या, हिस्ट्री एंड फिक्शंस ने, फोकलोर एंड सॉन्ग ने, पॉपुलर प्रिंट और सिंबल ने, जो झंडा उंडा बनता था, इन सभी चीज़ों ने जो है राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो सी चैप्टर नंबर 1 इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज इन ए फिगर और इमेज। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था तो नेशन को पर्सोनिफाई किया गया था, एलिग्रीज बनाई गई थी, जैसे जर्मनी की जर्मेनिया, फ्रांस का मरियन, इन सभी को बना के क्या एक फीलिंग ऑफ वननेस, सभी लोगों को एकजुटता में बांधने के लिए ऐसी एलिग्रीज, ऐसे कॉन्सेप्ट को लाया गया, ऐसी इमेजिनेशन लोगों के अंदर पैदा करने के लिए, यानी कि द आइडेंटिटीज ऑफ द नेशन, यानी हर राष्ट्र की एक क्या बना दी गई, पहचान बना दी गई। तो उसी तरीके से भारत में भी भारत राष्ट्र की एक पहचान बनाई गई, भारत माता क्या बनाई गई, भारत माता बनाई गई, एंड इनको सिंबलाइज किया गया फिगर और इमेज में। दिस हेल्प टू क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, जिसके थ्रू जिसने मतलब ये जो क्या किया गया, पर्सोनिफाई किया गया, इसका क्रिएट किया गया, इमेज किया गया, एक राष्ट्र के लिए एक छवि बनाई गई। इस छवि ने हेल्प किया क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, जिससे कि लोग एक देश को, एक राष्ट्र को आइडेंटिफाई कर पाए, एक देश को, एक राष्ट्र को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि इसमें सबसे पहले काम आपका शुरू हुआ था कैसे और क्या क्या टॉपिक था उसमें देखते हैं। जैसे भारत के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो भारत माता कौन मिलती है, भारत माता मिलती
देखिए, अब भारत माता की इमेज को बना के लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप कैसे किया गया, इसको हम लोग देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इमेज है भारत माता की, जो सबसे पहले बनाई गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की पहली पिक्चर बनाई गई थी। और इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे 4 हाथ उनके दिख रहे हैं, एक हाथ में जो है कुछ है, एक हाथ में कुछ है, एक हाथ में कुछ है। इस सब का क्या है मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम अभी एलेबरेट करेंगे। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये सबसे पहले, देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक जो है सबसे पहले जो भारत माता की छवि बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपके सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, इनके थ्रू सबसे पहले भारत माता की क्या बनाई गई थी? पहली छवि बनाई गई थी, पहली पिक्चर बनाई गई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल में सबसे पहले अगर इमेज की बात करता है तो उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की सबसे पहली पिक्चर बनाई थी। एंड इन द 1870s he wrote वंदे मातरम एज अ हाइम्स टू द मदरलैंड, यानी मातृत्व के लिए, मातृभूमि के लिए उन्होंने एक हाइम्स लिखा। कब? 1870 में, जिसका नाम था वंदे मातरम। यानी वंदे मातरम किसने लिखा? तो ये भी एक प्रश्न आपका कभी कभी एमसीक्यू में बन सकता है। इसको लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1870s में। और इसके बाद इन्होंने सबसे पहले तो फर्स्ट इमेज को क्रिएट किया था भारत माता की। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन द नॉवेल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल। और बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसमें इस गीत को खूब गाया गया था। देखिए 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको जो है जस्टिफाई करने समझने हैं। सबसे पहले भारत माता की पिक्चर किसने बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870 में उन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो हाइम्स था, इसको बाद में उनकी प्रसिद्ध जो नॉवल था, जो उपन्यास था आनंद मठ। अब प्रश्न ये भी है कि आनंद मठ किसने लिखा था उपन्यास, नॉवल? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसी आनंद मठ में आपको देखने को मिलता है क्या? वंदे मातरम जो हाइम्स उन्होंने गाया था। और इसी गीत को, इसको हम लोग राष्ट्रगीत भी बोलते हैं। आज भी आप सर्च कर सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वह है वंदे मातरम, जिसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में। और इन्होंने भारत माता की सबसे पहली इमेज बनाई थी। और इसी इमेज के थ्रू वो कैसे पर्सोनिफाई करेंगे राष्ट्र को, वो सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद इसी आपके हाइम्स को उनके प्रसिद्ध नोवेल जिनका नाम था आनंद मठ, उसमें इंक्लूड कर लिया गया। और ये बहुत ही बड़े स्तर पे खूब गाया गया। कहाँ पे? जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चला था। बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चला था तो उसमें इस वंदे मातरम गीत को खूब गाया गया था। थोड़ा सा हम समझते हैं भारत माता की इमेज के बारे में, जिसमें लिखा है कि नोटिस दैट द मदर फिगर हियर इज शोन एज अ डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड क्लोथिंग द माला इन वन हैंड emphasize her aesthetic qualities. Avanindra Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen in truly India. अब देखिए जो भारत माता की पिक्चर बनाई गई थी, उनके एक हाथ में जो अनाज है, एक हाथ में किताब है, माला है, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और इनका जो कंप्लीट जो चित्र है वो एक एस्थेटिक फिगर है, एक समझ लीजिए आध्यात्मिक पिक्चर है, संत की तरह दिख रहे हैं, बिल्कुल पीछे डिवाइन पावर दिख रही है आपको। ये सारी चीज़ें मतलब एक प्रकार से हिंदू देवी देवताओं की तरह इनको पर्सोनिफाइड किया गया है। और इसके थ्रू क्या क्या बताया गया वो आप इस नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया पहली पिक्चर जो बनाया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, और आनंद मठ उनका जो उपन्यास था उसके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। फिर इसके बाद भारत माता की इमेज को बनाया गया किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी जो पेंटिंग बनाई गई उसके बाद वो आपकी बनाई गई अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सबसे पहली इमेज बनाई गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इसके बाद जो भारत माता की पहली पेंटिंग बनाई गई वो बनाई गई अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसकी पिक्चर? भारत माता की पिक्चर। यानी कि अब भारत माता जब बोला जा रहा है तो ये समझिए कि भारत, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। अब भारत के सभी लोग अगर भारत माता को उसी से नवाते हैं, उनके प्रति डिवोशन दिखाते हैं, तो इसका मतलब वो राष्ट्र के प्रति डिवोशन दिखाते हैं। यानी राष्ट्र को एक फिगर दे दिया गया, राष्ट्र को एक छवि दे दी गई, राष्ट्र को पर्सोनिफाइड कर लिया गया, राष्ट्र की एक एलेगरी बना ली गई। यानी उस एलेगरी के साथ आप जैसा करते हैं आपको माना जाता है कि आप राष्ट्र के प्रति भी वैसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो मतलब देश का सम्मान करते हैं, ये मामला है। In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. भारत माता इस पिक्चर में कैसे दिख रही हैं? काम,
कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल देखने को मिलती है भारत माता। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एज इट सर्कुलेटेड इन द पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। वक्त बदला, नए नए प्रकार के इनके जो एवोल्यूशन होते गए, वो पिक्चर बदलती गई अलग अलग फॉर्म में। तमाम जो आर्टिस्ट, डिफरेंट आर्टिस्ट ने डिफरेंट फॉर्म उसका देते चले गए अलग अलग पिक्चर में। आज भी हम लोग भारत माता की पिक्चर को देखते हैं। शुरुआत में कैसा था, आज कैसा था, मतलब अलग अलग आर्टिस्ट आते गए और उनके अलग अलग फॉर्म्स बनते गए, लेकिन भारत माता की एक प्रकार से काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। डिविएशन टू हिज मदर फिगर कम टू बी सीन एन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म, यानी उनका जो फिगर है, एक प्रकार से फिगर मतलब उनकी जो आकृति है, वो एक मदरलैंड से, मतलब मदरहुड को, मतलब मदर को रिप्रेजेंट करती है, क्या बोलते हैं, मातृत्व को रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि लोगों के अंदर देश के प्रति क्या हो, प्रेम पैदा हो। और देश के मतलब वो हमारी माता है तो हम उनके क्या है, बेटे। जैसे फ्रांस में फादरलैंड था, पिता का देश, ये हमारा क्या है, माता का देश है। तो हम अपने देश को अपनी माँ समझते हैं, माँ के हम क्या हैं, बेटे हैं, तो हमारा समर्पण माँ के साथ है, माँ का समर्पण हमारे साथ है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे कि एक इमोशनल अटैचमेंट देश के साथ सभी लोगों को क्या हो पाए, बन पाए। ये चीज़ें हैं। टॉपिक में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की अगर बात करें, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की बात करें, आल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि आपको पर्सोनिफाइड, देश के लिए एक छवि बना के भी लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को क्या किया गया, डेवलप किया गया। अगला पॉइंट है कि नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो डेवलप किया गया किसके थ्रू, मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। जो इंडियन फोकलोर थे उसके थ्रू भी भारत में राष्ट्रवाद को क्या किया गया, रिवाइव किया गया, पैदा किया गया। जैसे कि इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाई बर्ड्स एंड दे टूड विलेज टू गैदर फोक सॉन्ग एंड लीजेंड्स। देखिए, जैसे कि अभी वर्तमान में तमाम मूवी ऐसी बनती है जो हमारे फोक कल्चर को कनेक्ट करती है। तमाम मूवी आप आसपास देखते होंगे अपने अगर आप मूवी देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे कि कोई भी लोक आस्था है, लोक नृत्य है, या लोक कोई गीत है, या कुछ भी ऐसा है, उसको कैप्चर्ड करके लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है। जैसे कि आपका कह रहा है कि लेट 19th सेंचुरी की बात करें इंडिया में, तो नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी लोग थे, वो रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं, संरक्षित करना शुरू करते हैं जो भी फोक टेल्स थी, जो भी लोक कहानियाँ थी, जैसे लोक गीत हैं, लोक कहानियाँ हैं, जो एक क्षेत्र में, एक रीजन्स में क्या होती है, बड़ी फेमस होती है, उस चीज़ को रिकॉर्डिंग करना वो शुरू करते हैं, जो कि बार्ड्स के द्वारा गाए गए थे। और वो गांव-गांव टूर करना शुरू करते हैं, गैदर करना शुरू करते हैं फोक सॉन्ग को, फोक लीजेंड को। जैसे हमने अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पढ़ा था, वो भी एक फोक हीरो थे। तो एक कहानी थी ना कि हाँ, इस क्षेत्र में एक है ऐसे व्यक्ति जो इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड कहलाते हैं, इनको बुलेट शॉट भी उनको असर नहीं करती है, वो हील कर सकते हैं लोगों को, ऐसी तमाम चीज़ें। तो वो एक फोक टेल्स ही है, समझिए। एक क्षेत्र में डेवलप एक कहानी है, एक मान्यता है, उस मान्यता का जी प्रचार प्रसार करके, रिकॉर्ड करके लोगों को रिवाइव कर रहे हैं, लोगों को राष्ट्रवाद की भावना क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। ये सभी जो टेल्स हैं, ये सभी जो कहानियां हैं, दे बिलीव गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्स। तो ये जो आपका ट्रू कल्चर है, जो ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशन है, यानी हमारी जो परंपराओं का जो एकदम सटीक जो ये छवि है, वो डैमेज कर दिया गया, करप्ट कर दिया गया बाय आउटसाइड फोर्स, यानी अंग्रेजों की बात की जा रही है कि ये जो कहानियां हैं, और इस कहानियों में विश्वास किया जाता है कि भाई ये जो हमारी फोक टेल्स थी, फोक कहानियां थी, ये सभी डैमेज कर दी जाती हैं अंग्रेजों के द्वारा। तो भाई अब सभी लोग, जितने भी लोग थे, उनके अंदर एक आता नहीं, ये आदमी हमारे जो फोक टेल्स हैं, हमारे जो लोक परंपराएं हैं, फोक ट्रेडिशन है, उसको करप्ट कर दिए, डैमेज कर दिए। तो हम लोगों को यूनाइटेड होकर इनके खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मामला है। इट वॉज इसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटीज एंड रिस्टोर सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। और हमें अपने जो पास्ट पे क्या करना पड़ेगा, सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। हर व्यक्ति का जो पास्ट है उस पर उसको गर्व करना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी क्या है कि प्रिजर्व करें ये जो फोक ट्रेडिशन है, इनको हम संरक्षित करें, इनको प्रिजर्व करें इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटीज। हर व्यक्ति अपनी क्या नेशनल आइडेंटिटीज को डिस्कवर करे, रिस्टोर करे सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। अपने पास्ट पे, अपने भूत पे, अपना जो अतीत है उस पर गर्व करे।
और हमारे इस अतीत को इसने डैमेज कर दिया, करप्ट कर दिया, इसलिए हम सबको साथ में मिलके संघर्ष करना होगा। क्या करना होगा? संघर्ष करना होगा। तो कुछ इस तरीके से। अब अगली कहानी आपकी बंगाल की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बलाड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ एंड लेड टू मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। यानी फोक रिवाइवल के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर बंगाल के रीजन की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, जनगण मन, जिसको हम लोग जानते भी हैं। बंगाल के रीजन में बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन टू कलेक्टिंग बैलाड्स, वो खुद बैलाड्स को क्या करना शुरू करते हैं? कलेक्ट करना शुरू करते हैं। नर्सरी राइम्स को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। मिथ्स को जो है कलेक्ट करना शुरू करते हैं, जिससे कि वो लीड करें मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। जो लोक कल्चर है, लोक ट्रेडिशन है, उसको फिर से क्या किया जा सके? रिवाइव किया जा सके। इसके लिए महात्मा क्या बोल सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बैलाड्स को कलेक्ट करना शुरू किया, नर्सरी राइम्स को, मिथ को, तमाम चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको रिवाइव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग एक बार फिर से फोक रिवाइवल करेंगे। वहीं पे मद्रास रीजन की बात करेंगे तो नतेशा शास्त्री, नतेशा शास्त्री को आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया? पब्लिश अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, यानी तमिल फोक टेल्स को इन्होंने पब्लिश किया, जो कि 4 खंडों का था, और इसका नाम क्या है? द फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया। द फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से इन्होंने 4 खंडों वाले अपने क्या मैसिव कलेक्शंस को, जो कि तमिल फोक टेल्स के बारे में बताता है। तो नतीशा शास्त्री ने मद्रास वाले क्षेत्र में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल वाले क्षेत्र में फोक रिवाइवल का काम करना शुरू कर दिया। ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको जाननी पड़ेगी। नतीशा शास्त्री की बात करें तो इनका मानना था कि फोक लोर वॉज द नेशनल लिटरेचर। जो फोक लोर होता है वो एक नेशनल लिटरेचर होता है, और साथ ही साथ वो कहते हैं द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल। ये लोगों की जो सबसे सच्ची जो अभिव्यक्ति है वो क्या है? द रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक। वो उनके रियल थॉट्स, रियल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो फोक लोर में, फोक कल्चर में ही देखने को मिलते हैं। ये मानना था नतीशा शास्त्री का। ये चीजें हमने देख लिया। अब ये पिक्चर आपकी बुक में देखने को मिलती है जवाहरलाल नेहरू की, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, हाथ में उनकी किताब है, उस किताब पे भारत माता लिखा हुआ है, भारत माता की पिक्चर है, पीछे मैप ऑफ इंडिया है, और इसको उन्होंने जो है हृदय से लगाया है, सीने से लगाया हुआ है। इसका मतलब अब ये राष्ट्र से जो प्रेम है उसको डेवलप करना है, दिखाना है, तो वो आप भारत माता की पिक्चर के साथ दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अगर भारत माता की पिक्चर को ऐसे सम्मान देता है, डिवोशन दिखाता है, तो माना जाता है कि हाँ, आप राष्ट्र के प्रति क्या है? समर्पित है। ये मामला है, ये चीज दिखाने को मिलता है। तो लिखा है कि नेहरू हेयर सोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता। इस पिक्चर में दिखाया जाता है कि नेहरू जो है अपने हाथों में क्या होल्ड किए हैं? भारत माता की पिक्चर को, मैप ऑफ इंडिया, क्लोज टू हिज हार्ट, अपने हृदय के पास। In a lot of popular prints, nationalist reader are shown offering their heads of भारत माता। तमाम पिक्चर्स में जो आर्टिस्ट थे उनमें उन्होंने अपने पॉपुलर प्रिंट्स में ये दिखाया कि जो नेशनलिस्ट लीडर हैं कैसे वो ऑफरिंग देयर हेड्स, अपने शीश को जो है झुकाते हैं भारत माता के सामने, देश के प्रति समर्पण को, देश के प्रति श्रद्धा को क्या करते हैं? शीशों को झुका के, अपने शीश को झुका के, सर को झुका के व्यक्त करते हैं। एंड द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर द मदर वॉज पावरफुल विद इन पॉपुलर इमेजिनेशन। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब ये कहानी आप एक एक पॉइंट्स को आप लिंक कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगले पॉइंट्स में क्या होता है? सिंबल्स का यूज। देखिए, फोकलोर, फिक्शन, हिस्ट्री, तमाम चीज़ों का यूज होगा। यानी कि जो कल्चरल प्रोसेस है उसके थ्रू भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को क्या किया जा रहा है? पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप होता है, जो नेशनलिस्ट लीडर थे बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि इंस्पायर करने के लिए, उनके अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा करने के लिए जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, मोर एंड मोर अवेयर, यानी कि वो बड़े ही सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ आइकन्स का, सिंबल का यूज करना शुरू कर देते हैं। किस चीज के लिए? फॉर यूनिफाइंग द पीपल्स, और उनको इंस्पायर करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए वो आइकन्स को, सिंबल्स को यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एक आप मैप, ये मैप है आपका स्वदेशी मूवमेंट में देखने को मिलता है। जैसे कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राइकलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो डिजाइन किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में। ये क्या एक प्रकार से सिंबल है, आइकन्स है एक प्रकार से, और इसके थ्रू भी लोगों को क्या किया जाता है? यूनिफाई करने का प्रयास किया जाता है, इंस्पायर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि अगर आज आप देखते होंगे भारत माता का झंडा, यानी भारत देश का झंडा,
तो अपने आप में ही अगर किसी भी, चाहे वो दिल्ली का हो, चेन्नई का हो, मद्रास का हो, तमिलनाडु का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, अगर वो भारत का नक्शा देख लेता है कहीं भी, तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है, उसको लगता है हाँ भारत ये अपना है। तो उसी तरीके से जब स्वदेशी मूवमेंट चला था बंगाल में, तो एक ट्राई कलर फ्लैग को डिजाइन किया गया था, जो किस कलर का था, रेड, ग्रीन और येलो कलर का, और इट हैड 8 लोटस। इस झंडे में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कमल दिखाए जाते हैं। नीचे आपका जो है आधा चंद्रमा दिखाया जाता है और सूर्य दिखाया जाता है। अब इन सबके अपने अपने मायने हैं, अपने अपने मतलब है। जैसे कि ये 8 कमल जो है 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पे सूर्य जो है हिंदुइज्म को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। कुल मिला जुला के सबके बीच में एकता, राष्ट्र को समर्पित, तमाम चीजें ऐसी, मतलब इस आइकन के थ्रू तमाम बातों को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट जो कि बंगाल में चला था। 8 जो लोटस है रिप्रेजेंट करते हैं 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड जो आपका क्रिसेंट मून, जो अर्धचंद्राकार जो मून है, वो रिप्रेजेंट करता है हिंदू, क्या बोल सकते हैं, मून जो है रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी जो मून और जो सन है, ये दोनों हिंदू और मुस्लिम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में 1921 में जब गांधी जी है डिजाइन द स्वराज फ्लैग, एक तो हो गया स्वदेशी मूवमेंट में जो फ्लैग था, एक आपका स्वराज फ्लैग है, ये स्वराज फ्लैग है। देखिए स्वदेशी मूवमेंट में कौन सा फ्लैग था, स्वराज मूवमेंट में कौन सा फ्लैग था, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि 1921 में जब गांधी जी ने डिजाइन किया था स्वराज फ्लैग को, देन इट वाज अगेन अ ट्राई कलर, ये भी फिर से कौन कितने कलर का था, 3 कलर का था, रेड, ग्रीन और व्हाइट, रेड ग्रीन और व्हाइट, एंड हैड ए स्पाइनी, इसके बीच में क्या चल रहा था, चरखा चल रहा था, इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी गांधीयन सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करते हुए इस झंडे के बीच में हमें देखने को मिलता है क्या, चरखा देखने को मिलता है, स्पाइनी। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्च बिकम द सिंबल ऑफ डिफेंस, यानी कि ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये झंडे को लहरा रहे हैं। अभी आज भी आप देखते हैं कोई नेता प्रचार प्रसार करता है तो झंडों का इस्तेमाल करते हैं लोग, झंडे का इस्तेमाल करके लोगों को इंटरकनेक्ट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इंथुसियास्टिक करते हैं। ये सारी चीज़ें की जाती हैं झंडों के थ्रू। तो वही है, गांधी जी ने भी अपना एक स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया, यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के समय भी एक झंडे को जो है डिजाइन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू जब मूवमेंट चला था उस समय फ्लैग था, और ये आपका स्वराज फ्लैग है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला पॉइंट की बात करें, अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ये तो चीज़ें हो गई, फोकलोर हो गया, फोक टेल्स हो गया, सिंबल्स हो गए, आइकन्स हो गए। अब री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पुनर्व्याख्या। इन इतिहास की पुनर्व्याख्या करके भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज को डेवलप किया गया। एंड जो इतिहास अंग्रेजों ने हमको बताया, हमने उस इतिहास को फिर से रीइंटरप्रेट किया, फिर से उसकी पुनर्व्याख्या की। अब क्या इसमें कहानी है कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, बात करें 19वीं शताब्दी के समाप्ति तक, कि मेनी इंडियंस बिगिन फीलिंग दैट टू instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thrown about differently. The British saw Indians as a backward and primitive, incapable of governing themselves. देखिए, भारत पे जब अंग्रेजों ने कब्जा किया और शासन करने लगे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय क्या है, प्रिमिटिव है, प्राचीन है, आदिम है ये सब, और ये इनकेपेबल हैं टू गवर्न देमसेल्फ, ये खुद को शासन करने में क्या है, समर्थ नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए हम आए हैं और हम इसलिए आपको जो शासित कर रहे हैं, आपको कैपेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैपेबल बना, सभ्य बना रहे हैं। आप लोग असभ्य हैं, आप क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड्स हैं, आप पिछड़े हैं, आप प्रिमिटिव हैं, कुछ ऐसा करके हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में भर दिया गया। लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनको बाद में आवश्यकता पड़ी, नहीं, मिस इंटरप्रेट कर दिया गया। हमें इस इतिहास को जो अंग्रेजों ने हमें बताया है उसको री इंटरप्रेट करना होगा, और फिर से अपना जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री थी उसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। जितना हम डेवलप थे, जितना हम ग्रोथ के फैक्टर को देखा जाए, कृषि के मामले को देखा जाए, विज्ञान के, गणित के, हर फील्ड में भारत की जो व्यवस्था थी अपनी चरम सीमा पे थी, उसको हमें फिर से रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बताया प्रिमिटिव हैं हम लोग, जो है क्या बोल सकते हैं, हम प्रिमिटिव हैं और साथ ही साथ हम बैकवर्ड्स हैं। ये बातें मिथ हमारे लोगों के अंदर फिर से खत्म करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमारी जो सेंस ऑफ प्राइड ऑफ नेशन, इंडियन हिस्ट्री को फिर से जो है बताना पड़ेगा अलग तरीके से। इन रिस्पॉन्स में
इंडियन बिगिंस लुकिंग इनटू द पास्ट, डिस्कवर इंडियन ग्रेट अचीवमेंट। वो पास्ट की तरफ देखना शुरू करते हैं और भारत में जो ग्रेट अचीवमेंट, भारत का जो ग्रेट अचीवमेंट था प्राचीन समय में, उसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है। और उसमें दिखाते हैं, लिखते हैं कि दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम व्हेन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन्स एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लोरिस्ड। यानी प्राचीन इतिहास को जबरदस्त तरीके से फिर से लिखा गया, दिखाया गया था भी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, फिर से था। यानी कि उन्होंने लिखा जो ग्लोरियस डेवलपमेंट हुआ था एंशिएंट टाइम, जो वैभव था भारत का, वैभवशाली जो विकास हुआ था भारत का, उसको फिर से लिखा गया, दिखाया गया कि चाहे कोई फील्ड हो, आर्ट की फील्ड हो, आर्किटेक्चर की फील्ड हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, लॉ हो, फिलोसफी हो, क्राफ्ट हो, ट्रेड हो, हर चीज कितना फलता फूलता था भारत का। भारत का एंशिएंट जो कल्चर है कितना शानदार था, उसको लिखा उन्होंने और लोगों को बताया। ये अंग्रेज आके हमको करप्ट कर दिए, डैमेज कर दिए और हमको गलत तरीके से व्याख्या करके बता दी हमारे इतिहास को। सो दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडियन वाज कोलोनाइज। जब भारत कोलोनाइज होता है तो भारत की जो दशा है वो दयनीय हो जाती है, स्थिति डिक्लाइन होती है। एंड दिस नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज urge the leaders to take pride in India, great achievement in the past and struggle to change their miserable condition of the life under जो ब्रिटिश रूल, जो लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल हुआ था, जो लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल हुआ था, उसकी मतलब हमारी जो स्थिति ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हम कोलोनाइज हो गए तो हमारी स्थिति बड़ी क्या हो गई, मिजरेबल हो गई, कंडीशन बड़ी दयनीय हो गई, जिसको हमें फिर से नेशनलिस्ट हिस्ट्री के माध्यम से ये अर्ज करते हैं लीडर्स, जो लीडर्स हैं उनके जो लीडर्स हैं वो बताते हैं कि हमें अपने इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट को, जो हमारे पास्ट में जो हुआ था उसमें, उसके लिए हमें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंग्रेज आए हमें कोलोनाइज किए और हमारी पूरी व्यवस्था को क्या कर दिए, डैमेज कर दिए। सो इस एफर्ट के थ्रू, यानी रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की वजह से यूनिफाइड पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। देखिए सिंबल्स, आइकॉन, फोक टेल्स, फोकलोर, इन सभी चीजों की यानी कल्चरल प्रोसेस के थ्रू लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज को क्या किया गया, डेवलप किया जा रहा है भारत में, जिसको हम लगातार पढ़ रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहे थे, इस प्रोसेस की भी कुछ लिमिटेशन थी, इस प्रोसेस में भी कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी कि दिस एफर्ट टू यूनिफाई पीपल, ये जो एफर्ट्स चल रहे थे, चाहे वो फोकलोर हो, फोक टेल्स हो, भारत माता का सिंबल हो, आइकन्स हो, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हो, इन सभी के चलते समय एक थोड़ी समस्या भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है कि जो यूनिफाई करते समय, लोगों को यूनिफाई करने के लिए जो चल रहा था वो बड़ा ही ईजी नहीं था, उसमें प्रॉब्लम थी। क्या थी कि व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड बाय हिंदू, भारत का जो पास्ट दिखाया जा रहा है वो कैसा है, हिंदुओं वाला है, हिंदुओं की तरह ग्लोरीफाई हकीकत भी था। तो भारत का जो पास्ट है उसमें सिर्फ हिंदू हैं, हिंदुओं को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। व्हेन द इमेज सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, जो भारत को रिप्रेजेंट, जैसे भारत माता बनाई जा रही है, भारत माता कैसी, हिंदू रिलीजन को ही तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आइकोनोग्राफी जो हिंदू आइकोनोग्राफी है, मतलब भारत माता कैसी, यानी एक विशेष धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए धर्म को तो नहीं बातें की जाती है, लेकिन कहने का मतलब उस वक्त लोगों के अंदर फीलिंग आई होगी, जैसे जो भी भारत का जो प्राचीन वैभव बताया जा रहा है, वैभवशाली इतिहास, उसमें भी हिंदू रिलीजन को या हिंदू वाले सिस्टम को ही बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। जो आइकॉनग्राफी, आइकन बन रहे हैं, सिंबल आइकन बन रहे हैं, तमाम चीज़ें, वो उसमें भी हिंदू सिस्टम ही प्रमोट होते देखने को मिलता है, जिसकी वजह से द पीपल्स ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट, जो अदर कम्युनिटीज के जो लोग थे वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपने ये पढ़ा कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज भारत में कैसे डेवलप होती है, तो उसको हमने देखा। एक आपका यूनाइटेड स्ट्रगल से और एक आपका कल्चरल प्रोसेस के थ्रू। तो इन सभी प्रोसेस के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में एक एक पॉइंट्स को ब्रेक डाउन किया, समझा, जाना और देखा। अब लास्ट में ये कहा कि ये जो स्ट्रगल था, ये जो लोगों को क्या किया जा रहा है, क्या कि यूनिफाई करने का जो काम चल रहा है, यूनिफिकेशन का जो एफर्ट चल रहा है, उसमें भी समस्याएं थी।
क्या समस्या थी उसको हमने देख लिया। तो आई होप आप जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को अच्छे समझ पाए होंगे। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये आपका लास्ट टॉपिक द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके थ्रू भारत क्या हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत फाइनली आजाद होता है, भारत इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में डिक्लेयर होता है। तो पूरा चैप्टर लगभग वो अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है, और इसी के साथ हम आज के सेशन को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।